नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज हम करेंगे, क्या करेंगे आज हम करेंगे रेवेन्यू की ऑडिट कैसे करें। क्या रेवेन्यू की ऑडिट कैसे करें? मैं बहुत ऊपर से समझा रहा हूं दोस्तों। अगर आपको लगता है और डिटेल जाना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक एक पॉइंट पे आपको रिसर्च करवा दूंगा, पीएचडी करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा ये समझ के चल रहा हूँ, थोड़ी बहुत ऑडिट आती है आपको, तो मैं उसी हिसाब से कुछ बेसिक टर्म मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक है, चलते आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए। एक एक चीज़ बताऊंगा मैं, बट ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। ज़्यादा डिटेल बताऊंगा तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो कोशिश रहेगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ कम से कम समय में। तो चलो और स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप कहीं भी ऑडिट करने जाओगे तो एटलीस्ट आप ऑडिट शुरू कर सकते हो। सीनियर की जरूरत नहीं है, ये जरूर देख लेना एक बार। ये आपके अभी फिर से बता रहा हूँ, इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। आप अगर न्यूली क्वालिफाइड है, जॉब लग चुकी है, कहीं करने जाना है, ऑडिट करने जा रहे हैं, तो भी ये शुरू कर देना जो बता रहा हूँ। और जो इंटर वाले हैं वो भी इंटरव्यू के लिए और एज एन आर्टिकल ये चीज़ें शुरू कर देना, ठीक है। और अकाउंटेंट साहब आप भी ध्यान रखना, चीज़ों को अच्छे से समझना। बताओ, चलो स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्या है? पहला क्या करना है? पहला आपको करना है सेल्स ट्रेंड एनालिसिस एंड सैम्पलिंग। सबसे पहले क्या करना है आपको? ऑडिट प्लेस पे जाता ही आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको करना है क्या? सैम्पलिंग। पहुंच के फटाफट सैंपल कैसे करने हैं और सैंपल कैसे लेना, देखिए आज देखते, देखिए क्या लिखा है। उनसे क्या करना है, देखिए पहले पढ़ देता हूं मैं। प्रिपेयर द पार्टी वाइज, क्या पार्टी वाइज रेवेन्यू चार्ट फॉर द ईयर प्लस सब्सिक्वेंट ईयर। कितने महीने के? 3 महीने के या 6 महीने भी ले सकते हो, जब भी आपने, यानी कि अप टू डेट जब आप ऑडिट करने जा रहे हो वहां तक की, जिस दिन गए, मई में गए, जून में गए, जुलाई में गए, अगस्त में, कभी भी गए, वहां तक का आपको क्या लेना? सेल्स रजिस्टर देना है, ठीक है। एंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, ठीक है, साइड बाय साइड देखना आपको। एग्जामिन करना है कि अनयूजुअल डेविएशन एंड ट्रेंड लाइक इनकंसिस्टेंट ट्रांजेक्शन, गैप्स है कोई, ह्यूज वेरिएशंस है एंड अदर ट्रांजेक्शन। कैसे? मैं बता देता हूँ इसको, क्या है समझ नहीं आएगा, मैं बताता हूँ क्या करना। सेल्स रजिस्टर, मैं समझ रहा हूँ कि सबने थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है। सेल्स रजिस्टर क्या होता है? कंपनी एक सेल्स रजिस्टर देती है जिसमें सारा सेल्स का डाटा होता है। उस डाटा को आपको लेना है, सैप का हो या टैली से हो, सब बनाती है, ठीक है। सैप, टैली और आपका एक ये जोहो बुक, सबका निकल जाता है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं। आपको लेना है और क्या करना है? पाइवट ड्रॉ करना है। पाइवट कैसे ड्रॉ होगा मैं बताता हूँ, एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ मैं आपको फटाफट। हाँ, तो आपको कैसे दिखेगी? कुछ ऐसे दिखेगी। कैसे दिखेगी? देखिए ऐसे। हेड, हेड यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया, अदर इनकम हो गया, जो भी सेल्स रजिस्टर के थ्रू, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, 5%, 18%, जिन्होंने जैसे लेजर क्रिएट करा होगा उसका वो हेड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में आप लिख सकते हो पार्टी का नाम, पार्टी का नाम। उसके बाद क्या आएगा? मंथ वाइज, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तक और 15 महीने और आगे तक, ठीक है। ऐसे ये भी फॉर्मेट भूल जाना, आगे 3 महीने तक और जाएगा। और फिर आपको क्या करना है? उसको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है? देखिए, अब देखिए वहां पे ये क्या बोलता है, ये देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है ऑल मेजर ट्रांजेक्शंस, ऑल मेजर पार्टीज, जितने भी मेजर पार्टीज हैं उनको ध्यान में रखना है सैंपलिंग करते हुए। दूसरा, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जितने भी है, इनकंसिस्टेंट एंड इरेगुलर ट्रांजेक्शन, ठीक है। और चौथा क्या? कट ऑफ के लिए आपको कुछ सैंपलिंग लेना है। पांचवा क्या? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। क्या सर समझ नहीं आया? समझ नहीं आया, मैं फटाफट बताता हूँ, लंबी हो जाएगी वीडियो। देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो ये है, जैसे वो फाइनेंशियल सोल्यूशन है, इसमें क्या है? ये क्या है? आप ईयर में जाओगे देखोगे 41 मिलियन, लगभग 41 मिलियन का ट्रांजेक्शन है। 41 मिलियन का, यानी 4 करोड़ के आसपास का ट्रांजेक्शन है आपका, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ह्यूज पार्टी, आपकी मेजर पार्टी हो गई। इसकी क्या करनी है? आपकी सैंपलिंग। अब सैंपलिंग कैसे डिसाइड करोगे? आप सैंपलिंग डिसाइड करोगे, देखिए इनकंसिस्टेंट भी हो रहा है। ये देखिए, ये मार्च में अचानक से कितने कितने का रेवेन्यू? 92 लाख। उससे पहले क्या चल रहा था? 8 लाख, 28 लाख, 37 लाख, फिर 28। अब देखिए मार्च में क्या हुआ, यानी ओवर स्टेट करने की कोशिश करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सैंपलिंग जरूर देखना है आपको। यहाँ कुछ इनवॉइस लेने हैं और जरूर 31 मार्च के इनवॉइस जरूर लेने हैं। क्यों? वहाँ पे क्या अनबिल्ड रेवेन्यू के चांसेस हो सकते हैं, तो वो जरूर लेना। और ये देखिए क्रेडिट नोट, अब देखिए यहाँ देखिए, इसका सैंपलिंग क्यों लेना चाहिए? क्योंकि क्या लिखा है? क्रेडिट नोट। मार्च में क्रेडिट नोट इशू हुआ है। सोचिए, सर्विस कंपनी है ये और इसका कोई सेल्स हुआ ही नहीं और रेवेन्यू, यानी ऐसी कौन सी सर्विस थी जो 1 साल हो गए उसको प्रोवाइड किए हुए,
वो तो इस साल प्रोवाइड हुई नहीं और रिटर्न अलग से आ रहा है। सोचिए ऐसी कोई सर्विस है? प्रोडक्ट होता समझ आता, वारंटी है, चलो क्रेडिट नोट इशू हो सकता है उस केस में, ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना मैनिपुलेशन करा हुआ चीजें। अब 1 साल बाद इन्होंने क्रेडिट नोट रेज किया। अब ये मुझे भी नहीं पता कब का है, इसलिए इसको सैंपलिंग लेना है। ये सैंपल लेंगे तो इससे पता चलेगा किसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट था, इस पिछले साल का था या पिछले से पिछले साल का था। तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे भैया क्या ऐसा इशू आ गया जो क्रेडिट नोट आज इशू कर रहे हो मार्च में, 1 साल बाद। अभी मैं मिनिमम 1 साल देख रहा हूँ, इस साल इशू नहीं हुआ। तो सोचिए ये सैंपलिंग हो गया। तीसरा तीसरा आप देखिए ह्यूज वैल्यू हो गया। इन कैसे, ये देखिए अब देखिए 5-5 लाख का ये ट्रांजेक्शन जा रही थी, यहाँ गायब हो गया। तो इसको भी आप सैंपलिंग में लोगे, ऐसा क्या हुआ? देखिए इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सैंपलिंग करना है। पहला ऑल मेजर पार्टीज, दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, तीसरा इनकंसिस्टेंट एंड इरेगुलर ट्रांजेक्शन जैसे बताया मैंने, पांचवा कट ऑफ। कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ हम ज़्यादातर क्या करें, लास्ट के मार्च के 5 दिन पिछले 31, 30, 29, 28, 27 ये 5 दिन के बिल मांगते हैं, ताकि मैं आपको आगे बताऊंगा इनके लेने, तुम्हें इनको लेना ही लेना है हर पार्टी के, कोशिश करना, ठीक है। और अप्रैल के, अप्रैल पहले 5 तारीख अप्रैल के वो भी आपको लेना है। नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के पहले 5 तारीख तक वो आपको लेना है, ठीक है। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर सोचो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को सैंपलिंग में जरूर रखना है। मैं बता ही देता हूँ क्यों। क्योंकि क्या होता है, जनरली कंपनी क्या सर्विस रेंडर कर देती है, बिल दे देती है, बट एक्चुअल में उसके रिलेटेड खर्चा ही नहीं करते। इसलिए खर्चा नहीं करा तो मतलब क्या हुआ, डेटर खड़ा हुआ, डेटर खड़ा हुआ मतलब पैसा मंगाना है। कहाँ से पैसा मंगाना? अपने होल्डिंग है सब्सिडरी कंपनी जो भी होगी उससे पैसा मंगाना चाहती है। सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ करते हैं, ध्यान रखना। सोचो कुछ सर्विस हमने सिर्फ बिल रेज कर दिया और हम उसके अगेंस्ट कोई खर्चा ही नहीं लिया। अगर तुमने कुछ सर्विस दी उसके अगेंस्ट कुछ खर्चा तो वो करना चाहिए, नहीं किया, तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यही हुआ कि वो पैसा मंगाना चाहते हैं फौरन से, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों को रखते हुए मद्देनजर आपको सैंपलिंग करनी है और सैंपलिंग फटाफट कर देनी है, बिल वगैरह छाटना है, ठीक है। ये हो गया पहला, ठीक है। अब दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग। जैसे कि आपने पहले पहले पॉइंट में ऑर्डर नंबर 1, मैं ऑर्डर बोलूँगा, ऑर्डर नंबर 1 में जैसे आपने क्या करा, सैंपलिंग करी। ऑन द बेसिस ऑफ सैंपलिंग आपने डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है क्या, कि किस किस का कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग करूँ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग मतलब क्या सर? कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग मतलब कि आपको क्या करना है, मेजर ट्रांजेक्शन, इरेगुलर ट्रांजेक्शन, इनकंसिस्टेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इन सबके एग्रीमेंट लेने हैं। और क्या करना है, मैपिंग। मैपिंग मतलब क्या? मैपिंग मतलब टर्म एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट में मेंशन है, जो माइलस्टोन मेंशन है, तब तब बिल रेज करना, उसी हिसाब से बिल रेज हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से आपको ट्रांजेक्शन को मैप करना है हर मंथ वाइज। सपोज करो एग्रीमेंट में लिखा है आपको हर महीने 50-50 हज़ार का बिल रेज करना है, तो क्या 50,000 का बिल रेज हो रहा है या इकट्ठे कहीं जाके 2.5 लाख का हो जा रहा है 3 महीने छोड़ के? अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट से बात करनी होगी और उनसे हम अप्रूवल लेंगे सामने वाली कंपनी से, क्या ऐसा अलाउ करती है, क्योंकि एग्रीमेंट को क्या करती है, वायलेशन कर रही है, ठीक है। हाँ तो मैं बता देता हूँ एक बार कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग कैसे कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड रूप में। कैसे? देखिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पार्टी का नाम जो हमने पहले पॉइंट में हमने कुछ पार्टी मेजर पार्टी ली तो उसका हम कॉन्ट्रैक्ट मंगाएंगे और ऐसे यहाँ डालना शुरू करेंगे। क्या? पार्टी का नाम, ठीक है, पार्टी का नाम हो गया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या? कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, यस। कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या है, जब बना था। कॉन्ट्रैक्ट टोटल वैल्यू, उसमें कितनी वैल्यू, 1 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, कितने मंथ के लिए वैलिड है, मान लो 12 महीने के लिए वैलिड है। तीसरा एक्सपायरी डेट क्या है, 1 साल के अंदर। पेमेंट अब कब पेमेंट करनी है, अब देखो पेमेंट कभी भी हो सकती है, इसमें क्या होता है, पेमेंट हो सकती है डिलीवरी टर्म के बेसिस पे, कब, जब माल पहुंच जाएगा, या माइलस्टोन के बेसिस पे, जैसे भी है उसमें उस हिसाब से पेमेंट होगी, ठीक है। चार्जेबल रेट बेसिस, किस पर यूनिट बेसिस पे चार्ज करना है या घंटे के हिसाब से, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो। क्रेडिट पीरियड, पेमेंट का क्रेडिट पीरियड क्या है, उसका फोल्डर का लिंक लगा देते हैं और सपोज करिए अप्रैल से मार्च तक कब कब बिल रेज होना चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है हर साल हर महीने 1-1, 10-10 लाख का बिल रेज कर दो, ठीक है, या हर 3 महीने पे, या माइलस्टोन अचीव होने में, मान लो जब जब अचीव होगा, इस यहाँ तक अचीव हो जाना चाहिए 3 महीने के अंदर, तो 3 महीने में बिल हम रेज करना होगा। तो उसके नीचे हम क्या करेंगे, ये देखो बिलिंग, ये लिखा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट और ये बिलिंग। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो हमारा मेंशन होगा वो यहाँ डाल देंगे, और जब हमने एक्चुअल बिल जब रेज किया, ठीक है, तो यहाँ में गैप निकल जाएगा महीने में, कौन से महीने में क्या डिले हुआ, तो उसी
के अकॉर्डिंग हम पूछेंगे कि डिले क्यों है, क्या पेनल्टी का क्लॉजेस है कुछ डिले होने में, या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, जो भी होगा हम उसको एडजस्ट करेंगे और प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। कोई डिस्काउंट है क्या, डिस्काउंट गिवन, अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया है तो क्या वो एज पर कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से डिस्काउंट है, लाइक कि माइलस्टोन अचीव होने के बाद आपने डिस्काउंट दिया है, या रिलेटेड पार्टी थी या घर के बंदे थे इसलिए डिस्काउंट दिया। अगर दिया स्पेसिफिक तो अगर ऐसा कुछ किया है तो आपको स्पेसिफिक अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किससे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, मैनेजमेंट से, इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, और हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, और क्या होता है जनरली जब सेल्स एजेंट होते हैं तो क्या आपने जो कमीशन सेल्स एजेंट को देनी थी वो उसी पीरियड में बुक करा है, ऑडिट फाइनेंशियल ईयर ऑडिट में बुक कर लिया, सपोज करो 23-24 है तो क्या 23-24 में आपने वो कमीशन बुक किया जो सेल्स आपने बुक किया है। ये जरूर देखना, बहुत कंपनियां भूल जाती है सेल्स को बुक करना, सेल्स कमीशन, क्योंकि जनरली क्या होता है सेल्स एग्जीक्यूट होने के बाद ही कमीशन ड्यू होता है, तो जनरली कंपनियां भूल जाती है। मार्च वाली सेल का जनरली अप्रैल में कमीशन पे कर देती है डायरेक्ट, तो उसका अप्रूवल प्रोविजन जरूर करा लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। ये बिग फोर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इस पे। बिग फोर क्या पूछते हैं, सिंपल, हाउ यू डिटरमाइन कंप्लीटनेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैसे आप कहोगे कि ये कंप्लीट है, कुछ टेंशन नहीं लेना। तो मैं बता दो क्या करना है, सिंपल आंसर क्या है, वैसे तो आंसर एक वर्ड में है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बस किससे, डेटर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेना, दैट्स इट, खत्म, एक वर्ड का आंसर है। लेकिन और सब ये पॉइंट ऐड कर देना, क्या क्या पॉइंट बोला है देखिए। थर्ड, पहला क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करना होता है, देखिए कब करना है, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है, किसको, बायर को। ठीक है, तभी। और रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कब होता है, उसके दो कंडीशन होते हैं, क्या, अगर गुड्स है तो क्या होगा, गुड्स है तो उसमें क्या होता है, एक्स डिलीवरी होता है और डिलीवरी होता है। एक्स डिलीवरी मतलब सर माल मेरी फैक्ट्री से निकल गया, मेरी झंझट खत्म, वो चाहे आग लग जाए, टूट जाए, फूट जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैं रेवेन्यू अपनी बुक कर लूँगा। किंतु डिलीवरी मतलब ऑन फ्री ऑन बोर्ड, मतलब वहाँ तक पहुँचने तक, कहाँ तक, उनकी फैक्ट्री तक पहुँचाने तक मेरी गारंटी। बीच में आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया तो मेरा खर्चा है, तो मैं वो रेवेन्यू बुक नहीं करूँगा। ठीक है, ध्यान रखना, जब तक मैं डिलीवरी नहीं करा दूँगा। तो दो तरह की डिलीवरी है, रिस्क एंड रिवॉर्ड तभी ट्रांसफर होता है इन दो केसों में, एक एक्स वर्क एक डिलीवरी के केसेस में। ठीक है, ये रहा एक्स वर्क एंड डिलीवरी के केसेस में। ठीक है, और क्या लिखा है, सर्विस के केस में क्या होता है, सर्विस के केस में क्या होता है, जनरली क्या होता है, क्या करते हैं, कितना, इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, इस मेथड पे जनरली रेवेन्यू बुक करते हैं। अगर ऐसा नहीं है, एग्रीमेंट में स्पेसिफिक लिखा है कि आपको इनवॉइस तभी रेज करना पड़ेगा जब मेरे को सर्विस पूरी कंप्लीट मिल जाएगी, तभी रेवेन्यू रेज करना, तो उस केस में तभी करना है। ठीक है, तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं रेवेन्यू, अदरवाइज हम पार्शियल मेथड पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन पॉइंट, रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन का सर्टेनिटी होनी चाहिए, क्या, कलेक्शन ऑफ कंसीडरेशन। अगर पैसा नहीं आया, तुमने सेल्स कर दी और वो पैसा नहीं आया तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ये बात मेरी ध्यान रखना। ठीक है, अब आइए कैसे हम इंश्योर करेंगे कंप्लीटनेस ऑफ रेवेन्यू, कैसे, कब हम कहेंगे कि हाँ भाई कंपनी की रेवेन्यू कंप्लीट है, कोई घपलाबाजी नहीं। पहला एज के हिसाब से देखिए, कट ऑफ रेवेन्यू, कट ऑफ प्रोसीजर जो आप पढ़ते हो ऑडिट में, उसमें क्या होता है, कट ऑफ प्रोसीजर का मतलब इसीलिए करते हैं, क्या, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये सब मार्च है, इस हो गया था, मार्च से पहले रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया था तो रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ था तो क्या करेंगे, आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो कैसे सर, कैसे पहचानेंगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया था, कैसे, तो देखिए पहला क्या है, पहला डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट क्या होता है, या गोडाउन रिसिप्ट। अगर देखिए एक्स है तो मेरे यहाँ से गुड्स निकल गया तो क्या गेट पास होगा, गेट पास गुड्स गया, ठीक है, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। अगर डिलीवरी बेसिस पे वहाँ तक पहुँचाना है तो वहाँ पहुँचेगा, वहाँ का गोडाउन वाला रिसिप्ट देता है, गोडाउन रिसिप्ट, तो डिलीवरी चालान बोलते हैं। तो उस दिन जिस वो साइन करके देता है, थप्पा लगा कर देता है, वो हम मांगेंगे किससे, उनसे, कंपनी वालों से, दिखाओ भाई तुम्हारा कब हुआ है। हमें कट ऑफ इंश्योर करना है कि ये रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर सकते थे या नहीं। अगर डिलीवरी का केस है तो डिलीवरी में क्या होगा, वहाँ का गोडाउन वाला, मेरा बायर का जो माल पहुँचाएंगे, बायर एक रिसिप्ट दे रहा है, डिलीवरी नोट कि बताएगा डिलीवरी हो गया, साइन करके डेट लिखेगा कि किस दिन मुझे ये माल मिला। ठीक है, अगर वो डेट 31 से पहले है तो रिकॉग्नाइज कर सकते हो, अदरवाइज हटाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ई वे बिल। देखिए कट ऑफ कर लिया, ई वे बिल, ई वे बिल क्या करेंगे, मैच करेंगे किससे, सेल रजिस्टर से, अनऑब्टेन रीजन फॉर मिसमैच एंड डिलीवरी प्रूफ। मतलब सर, मतलब देखिए ई वे बिल क्या होता है आपको पता ही है, कोई भी गुड्स 50,000 से ऊपर जाता है तो ई वे बिल कंपलसरी हो जाता है, सब्जेक्ट टू द
रिस्पेक्टिव स्टेट में अलग अलग लिमिट है, किसी की लाख है, किसी का 1.5 लाख है, ठीक है। मैं भी जनरल ले रहा हूँ 50,000, 50,000 से ऊपर माल जाएगा तो ई वे बिल लगेगा, ठीक है। अब देखो ई वे बिल में टाइम लिमिट होता है, टाइम लिमिट होता है डिपेंड ऑन लोकेशन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं क्या कंप्लीटनेस। सोचो ई वे बिल, कोई गुड्स निकला, कोई इनवॉइस कटा, कब कटा, कटा 31 तारीख को, 31 मार्च को, लेकिन ई वे बिल जनरेट हुआ कब, कब 1 तारीख को, तो यानी माल तो निकला ही नहीं भाई साहब। कैसे निकल जाएगा माल, पुलिस वाले पकड़ लेंगे। माल ही जब निकलेगा जब ई वे बिल जनरेट होगा, तो यानी क्या, वो रेवेन्यू हटाओ भाई साहब, रेवेन्यू हटाओ, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते आप, ध्यान रखना, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा क्या, सब्सिक्वेंट पीरियड में भी कोई ई वे बिल जनरेट हुआ जो पिछले साल से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है। और तीसरा तरीका क्या, कंप्लीटनेस ऑफ रेवेन्यू देखने का क्या है। तीसरा है एक्रूवल बेसिस पे, इन केस ऑफ सर्विस है, अगर कोई सर्विस है तो उसमें क्या करना है आपको, सर्विस है, सपोज करो एक कॉन्ट्रैक्ट है 15 से 15 के बीच में, तो 15 से 15 यानी 15 मार्च से 15 अप्रैल, तो इसमें एक 31 मार्च आ गया, तो हमें तो 15 दिन के रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, तो 15 दिन का रेवेन्यू हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बिल, लेकिन बिल कब जनरेट होगा, जनरेट कब होगा, 15 तारीख को, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनबिल्ड रेवेन्यू, मतलब हमने सर्विस दे दी किंतु बिल हम नेक्स्ट ईयर रेस करेंगे, तो इसको बोलते हैं अनबिल्ड रेवेन्यू, ध्यान रखना, ठीक है। और क्या होता है अनअर्न्ड रेवेन्यू, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि पैसा मिल गया, इनवॉइस हमने रेस कर दिया, लेकिन हम सर्विस बाद में देंगे, ध्यान रखना, तो इस केस में भी हमें रेवेन्यू हटाना पड़ेगा। अगर इन्होंने किसी ने इनवॉइस बेसिस पे, जनरली क्या करती है कंपनी, इनवॉइस बेसिस पे रेवेन्यू बुक कर लेती है, अगर ऐसा बुक कर लिया है इनवॉइस बेसिस पे बट सर्विस देना बाकी है, तो उसको अनअर्न्ड रेवेन्यू कहते हैं, और टू द एक्सटेंट हम उसको हटाएंगे और लायबिलिटी दिखाएंगे, ठीक है। मैं बहुत ऊपर से समझा रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको लगता है और डिटेल जाना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक एक पॉइंट पे आपको रिसर्च करवा दूँगा, पीएचडी करवा दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा ये समझ के चल रहा हूँ, थोड़ी बहुत ऑडिट आती है आपको, तो मैं उसी हिसाब से कुछ बेसिक टर्म मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है, चलते आगे। अनबिल्ड समझ गए आप और अनअर्न समझ गए, ठीक है। इन दो केस को भी हम कंप्लीटनेस में करते हैं, क्योंकि अनअर्न बिल भी हमारा इंक्लूड होता है और अनअर्न हमारा एक्सक्लूड होता है, ठीक है। अनबिल्ड हमेशा इंक्लूड होता है, रेवेन्यू का पार्ट होता है, और अनअर्न हमारा क्या होता है, एक्सक्लूड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, सेल्स रिटर्न इन अ सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब सर, मतलब अगर सेल्स रिटर्न हुआ है कब, इसके लिए कैसे चेक करोगे आप, अगले साल, अगर 23-24 का ऑडिट कर रहे हैं तो 24-25 में हम देखेंगे, जहाँ तक हमने ऑडिट करी है, जहाँ हम ऑडिट कर रहे हैं, सपोज को अगस्त में कर रहे हैं, तो अप्रैल से अगस्त तक में हम क्या देखेंगे, सेल्स रिटर्न, वो जितने भी सेल्स रिटर्न है उसका देखेंगे जो पर्टेन करता है ऑडिट पीरियड, यानी कि 23-24 से, जो भी है उसको क्या कर देंगे, सेल्स में से माइनस इस साल की 23-24 की सेल्स से, ध्यान रखना। तो ये भी एक पॉइंट है, इन चीज़ों को भूल मत जाना, ठीक है। रेवेन्यू और रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, रिलेटेड पार्टी, अगर कोई रिलेटेड पार्टी को सेल्स करिए तो ध्यान रखना उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंसेस जरूर बुक होने चाहिए, इन केस ऑफ सर्विस, ध्यान रखना। सर्विस के केस में यही होता है, जनरली सेल्स बिल काट देते हैं लेकिन एक्सपेंस बुक नहीं करते, इसका मतलब यही हुआ कि कंपनी पैसा मंगाना चाहती है बाहर से, तो ये ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ है तो एक्सपेंस जरूर देख रखना, अगर बुक है तो क्या, तो आपको सेल्स प्राइस भी डिसाइड करना पड़ेगा, अदर कंपनी में सिमिलर तुम कितना अपने रिलेटेड पार्टी को दे रहे हो, कितना अदर दे रहे हो, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्लीटनेस चेक करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली फेक होते हैं, पैसा मंगाना चाहते हैं, तो वो भी होता है, तो ध्यान रखना। ये हो गया आपका, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं हम, क्या जो हम सेल्स कर रहे हैं, अगर गुड्स है तो क्या वो सिमिलर प्राइस चल रहा है, सपोज एक क्लाइंट को हम सेल कर रहे हैं 10-10 रुपये में पर यूनिट, अचानक से जाके 8 रुपये पे कर रहे हैं, तो क्या 8 रुपये क्यों, क्या कोई उसका माइलस्टोन अचीव हुआ है, अगर हुआ है तो वेल एंड गुड, और नहीं हुआ तो मैनेजमेंट से पूछेंगे, सर ये क्यों, डिस्काउंट क्यों, डिस्काउंट तो मतलब कुछ घपला है, वो घपला है तो रेवेन्यू में एडजस्टमेंट होने के चांसेस है, ठीक है। तो इन केस में हमें कंप्लीटनेस ये भी हमें इंश्योर करके देता है, ध्यान रखना, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, और एक तरीके से और हम रेवेन्यू को इंश्योर कर सकते हैं, कैसे फॉर्म 26A, जैसे पता है क्या होता है, इन केस ऑफ सर्विस, अगर मैं सर्विस इंडस्ट्रीज है तो क्या होगा, मैंने किसी को सर्विस दी, वो मुझे TDS काट के देगा, अगर मुझे लगता है इस पार्टी से रेवेन्यू कम है या ज़्यादा है, तो 26 ईयर्स में जाके देख सकते हो,
उसने जितने भी TDS काटा तो एटलीस्ट उतना रेवेन्यू बुक करना बनता है, एक्सेप्ट द प्रोविजन वगैरह, ध्यान रखना। लास्ट क्या है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ समझना है, बहुत घुमा रखा है कंपनी ने, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले लो पार्टी से, उनसे ने दिया तो वही है, ठीक है। बाकी मैनिपुलेशन तो इसमें भी खैर हो सकती है, अगर रिलेटेड पार्टी हुई तो वो दे देगी एक्सटर्नल, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, ठीक है। व्हाट इट, ओके। नेक्स्ट क्या है, आइए, और एक और चीज़ और, आइए ये कंप्लीटनेस नहीं है, ये नेक्स्ट कंप्लाइंसेस है, TCS कंप्लाइंसेस। इसमें क्या होता है, अगर कोई कंपनी क्या करती है, अगर कोई कंपनी सेल्स करती है 50 लाख से ऊपर, किसी को भी एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट, तो उसमें TCS काटना होता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन की सामने वाला पार्टी 194Q में TDS नहीं काट रहा तो हमें TCS काटना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू मेरा टर्नओवर 10 करोड़ होगा। ध्यान रखना, ये आपने पढ़ा होगा, मैं एज्यूम करता हूँ इसके लिए आपको पता होगा, सारे कंप्लाइंसेस पढ़े होंगे, तो उसी हिसाब से आपको इसकी कंप्लाइंसेस करानी है, ठीक है। नेक्स्ट GST कंप्लायंस में क्या करोगे आप, क्या करोगे, बुक वर्सेस GSTR 1 और 3B, इन सब का रिकन्सिलेशन होगा। बुक में कितना आया, क्या रेवेन्यू, IGST, CGST, SGST, इसी प्रकार 1 में क्या है उसका डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंस है उसको आप मैनेजमेंट से पूछोगे क्या है। जनरली क्या होता है, जनरली अमेंडमेंट वगैरह का डिफरेंस निकलता है, क्रेडिट नोट पिछले साल का हम इस साल एडजस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि ऊपर वाले पॉइंट में अगर सेल्स रिटर्न है सब्सिक्वेंट पीरियड में तो हम इस साल एडजस्ट कर देंगे, लेकिन GST रिटर्न में कब गया होगा, उसी साल गया होगा, ध्यान रखना। तो उसका डिफरेंस नहीं, जब पिछले अगले साल हम रिको बनाएंगे तो डिफरेंस निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और 3B में भी ऐसी, ठीक है। ये आप कंपेयर करोगे, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा और यहाँ से आप ऑडिट आगे चल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं ई-वे बिल, ध्यान रखना। एक और आता है क्या, रेवेन्यू की ऑडिट करते समय ई-वे बिल भी बहुत जरूरी होता है। क्या है, ई-वे बिल कंपलसरी होता है, किसके लिए, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ और उससे ज़्यादा है, तो उस कंपनी को ई-वे बिल जनरेट करना, माफ़ कीजिएगा, ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से और उससे ऊपर है, ठीक है। तो ई-वे बिल भी नहीं जनरेट है, फिर ई इनवॉइस नहीं जनरेट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई इनवॉइस की कंप्लायंसेस फॉलो करवानी पड़ेगी और पेनल्टी वगैरह का प्रावधान है तो वो भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ई इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंपनियां नहीं फॉलो कर पाती थी, अब खैर बहुत लोगों ने कंपनियों ने फॉलो करने लग गई है, तो आपको ये रोज देखना है। ये कैसे देखोगे, ई वे बिल पोर्टल, ई इनवॉइसिंग पे पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे, सब बिल निकल जाएंगे, बिल लुकअप लगाना, सब पता चल जाएगा किस बिल का ई वे बिल, किस बिल का ई इनवॉइस जनरेट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ई वे बिल। ई वे बिल क्या है, ई वे बिल हर गुड्स के केस में जो गुड्स 50,000 उसके ऊपर की वैल्यू है उसके लिए ई वे बिल लगेगा। तो ये भी क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, जो सबसे ऊपर पाइवट बनाया होगा इनवॉइस वाइज, उसमें आप वी लुकअप लगाओगे, वी लुकअप लगा के क्या करोगे, वी लुकअप लगाओगे, आपको सब पता चल जाएगा किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट आपका ई वे बिल जनरेट हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसका आपको पेनल्टी वगैरह का प्रावधान है, वो प्रोविजन कराना पड़ेगा, ठीक है। गॉट इट। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये सबसे ऊपर पॉइंट में ये इसका मैं थोड़ा आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। पॉइंट था, मैं सबसे पहले पॉइंट की डिस्कस कर रहा हूँ। ये इसमें क्या आपने मास से खींचा, उसका 26 से भी कोई रेवेन्यू तो वो भी पाई यहाँ पे हम डाल देंगे कंपैरिजन के लिए, और अनबिल्ड रेवेन्यू वो भी डाल देंगे। उसका फिर डेटर्स 31 मार्च का डेटर क्या है, उसके बाद सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन कितना हुआ डेटर्स का, और एज ऑन बैलेंस जिस दिन ऑडिट करो कितना है, इन सबको आप देखोगे ना, बहुत कुछ करेक्ट मिलेगा। मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आपको बहुत कुछ निकलेगा, जितना बताया उतना भी करोगे बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और समझ आया तो करें लाइक, करें सब्सक्राइब। बाय बाय।